नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर खटीमा से है, जहां सीमा शहर को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 करोड़ की लागत से निर्मित न्यूनतम महाराणा प्रताप बस स्टैंड का लोकार्पण और उद्घाटन किया है। इस आधुनिक बस स्टैंड के उद्घाटन से खटीमा में यातायात सुविधाओं में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि खटीमा में विकास की गति तेज है और इस परियोजना से शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और यातायात में सुगमता आएगी और नई उड़ान जो है वो खटीमा को मिलेगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी, माननीय अजय भट्ट जी, माननीय अजय भट्ट जी रे भट्ट जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी। हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है और इसके लोकार्पण होने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो बसें हमारे थोड़ा सुदर्शन से आती थी उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा, यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और ये शुरू होने से केवल खटीमा ही नहीं, खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से व्यापार। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर डालनवाला थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रदर्शन का क्रेडिट देर शाम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चला गया। आपको बता दें, हरीश रावत ने मौके पर पहुंचकर आंदोलन की कमान संभाली और पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि हरीश रावत के इस तरह के तरीके अपनाकर हमेशा मीडिया और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। रावत जी के ऊपर कितना कमेंट करेंगे, पूरा आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि रावत जी बहुत निचले स्तर पर उतर जाते हैं कई बार और अपने पद और कद का भी ख्याल नहीं रखते हैं। अरे उनका काम तो अगर वो ऐसे भी निर्देश कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ मीम चले तो वो थाने पहुंच गए, बीजेपी कार्यालय आने लग गए, तो उनको सुर्खियों में बने रहना है। उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वो नारे खाए कहीं भी बैठने को तैयार है। अब ये उनकी समस्या है, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, लेकिन उचित नहीं है, उनको थोड़ा अपनी मर्यादा का भी ध्यान। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत भटवाड़ी विकास खंड की राजकीय इंटर कॉलेज में आम जनता की समस्याओं की सुनवाई की गई। आपको बता दें, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, दर्जा राज्य मंत्री प्रताप सिंह पंवार और ब्लॉक प्रमुख ममता पंवार और परियोजना निदेशक अजय सिंह ने शिविर में उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत ये शिविर लगाया गया। आपको बता दें, इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। पूरे प्रशासन की टीम न्याय पंचायत स्तर पर जाकर जो छोटी छोटी समस्या उनका निराकरण और जो समस्या रहेगी उसका भविष्य में कैसे निराकरण होगा, कितने दिन में होगा, 15 दिन में, 20 दिन में, सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं और जनता में काफ़ी जागरूकता है, क्योंकि जनता को जो समस्या होती है उन समस्याओं के बारे में और जो हमारी सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, धरातल पर उनको कैसे लाभ मिले। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें से 48 शिकायतें जो लिखित में प्राप्त हुई हैं, जिसमें 35 का निस्तारण तो मौके पर कर दिया गया। बाकी जो है सब शिकायतों को वहाँ पे भेजा गया है, उससे समाधान कर लिया जाएगा। लगभग 1700 से ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ उपस्थित रही, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर बात किया है और मेन वही समस्या बिजली की और पानी की रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां खेल और सांस्कृतिक चकलुआ समिति के तत्वाधान में रामलीला मैदान में आयोजित पंचम उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। आपको बता दें, महोत्सव में स्थानीय छात्राओं ने नृत्य प्रतियोगिता में
कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति की झलक पेश करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं देर शाम लोक गायक मनोज आर्या ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया और अपनी धुनों पर दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। तो मकर संक्रांति के अवसर पर ये रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय छात्राओं ने अपनी संस्कृति की एक झलक पेश की। वहीं इस दौरान मनोज आर्या ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। उत्तरायणी और विभूति पर्व की बहुत ढेर सारी पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 5 वर्षों से खेल एवं सांस्कृतिक समिति, जो कि हमारी रजिस्टर्ड समिति है, पिछले 5 वर्षों से उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का आयोजन करती आई है और भविष्य में भी इसी प्रकार आयोजन करती रहेगी। इसका मुख्य कारण ये रहता है कि हमारा कुमाऊं का लोक पर्व है विभूति त्योहार, उसके उपलक्ष्य में हर साल मनाते हैं। यहाँ पर मंच सजा है, लोक गायक हमारे बीच में पहुँचते हैं, सुंदर प्रस्तुतियाँ देते हैं, मनोरंजन होता है। त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर यहाँ देखने में हमारा सहयोग करें और घर से निकल के आएँ और उत्तरायणी कौतिक का आनंद लें। बच्चे बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, ये हमारे क्षेत्र के लिए भी अच्छी बात है और यहाँ पर अच्छे कलाकारों का चयन किया जाता है डांस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आके उत्तरायणी कौतिक का आनंद लें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। उधम सिंह नगर में हुए आत्महत्या मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर इस मामले को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये पूरा कार्य जो है वो प्रशासनिक विफलता है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि ये मामला पूरे प्रदेश को झकझोरने वाला है और अब बीजेपी के विधायक भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वायरल वीडियो में सच्चाई साफ दिख रही है। पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। तो आपको बता दें, आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बन गया है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अब बीजेपी के नेता भी अपनी बात सामने रख रहे हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले हुए आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने अब बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक विफलता बताया है। इसके साथ ही कहा है कि इससे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और आज देखिए किस तरह का माहौल हो गया है कि भाजपा के विधायकों को भी अपनी बात को कहने के लिए बहुत खुले तौर पर बाहर निकलना पड़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं उन तमाम विधायकों से, वो किसी भी पार्टी के हों, देखिए जो गलत है वो गलत है। इस 25वें साल में जो स्थिति आज इस प्रदेश की हो गई है, हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरह का देखिए वातावरण आज बनाया जा रहा है और जिस तरह से वो लगातार जिसने आत्महत्या की है, बताइए आप उस किस एक परिवार का आपने जो है उसके पिता के ऊपर से साया छीन लिया है, आपने एक नौजवान युवती का सिंदूर छीन लिया। आपने ऐसी स्थिति वहाँ पैदा कर दी है कि वो लगातार कह रहा था कि मेरा करोड़ों रुपया जो है कुछ लोगों ने खा लिया है और नीचे से लेकर ऊपर तक के पुलिस के अधिकारियों पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर है। मात्र इससे काम नहीं चलेगा कि आपने सस्पेंड कर दिया या वो आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। रामनगर में लगातार बिगड़ती जा रही यातायात व्यवस्था और बढ़ते जाम से आम जनता को राहत दिलाने के उद्देश्य से नगर पालिका के करीब 1 दर्जन सभापदों ने संयुक्त रूप से एआरटीओ प्रवर्तन को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, सभासदों ने शहर में अव्यवस्थित यातायात, बाजार क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही और अस्पताल मार्ग पर लगने वाले जाम को गंभीर समस्या बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए सभासद तनुज दुर्गापाल ने कहा कि रामनगर की यातायात व्यवस्था इस समय पूरी तरह से चरमराई हुई है। जाम समस्या पर सभासदों का ये एक्शन जो है वो देखने को मिला। व्यवस्था सुधारने के लिए एआरटीओ को ज्ञापन सौंपा गया है।
तो आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एआरटीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। जाम समस्या पर सभासदों का ये एक्शन जो है वो देखने को मिला। उनका साफ तौर पर कहना है कि जाम की समस्या से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी मुद्दे को लेकर आपको बता दें, सभासदों ने एआरटीओ को ज्ञापन सौंपा और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। और इसके साथ ही जाम समस्या को लेकर उन्होंने एआरटीओ के अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि रामनगर में इस जाम की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक लोग जो है वो जाम में फंसे रह रहे हैं, जिससे कई तरह की परेशानियां उन्हें देखनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही अगर उन्हें किसी निश्चित समय पर कहीं जाना पड़ रहा है तो भी उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर आपको बता दें, एआरटीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। तो सभापदों का ये एक्शन जो है वो देखने को मिला है। व्यवस्था सुधारने को लेकर एआरटीओ को ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो रामनगर में जाम की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर सभासदों ने एआरटीओ को ज्ञापन सौंपा है। उनसे जाम से निजात दिलाने की मांग की गई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह सितारगंज पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मेरठ की घटना पर कहा कि दलित उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंकिता भंडारी को हमारी बेटी बताते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की मांग की है। लोका में शहीद वृजानंद स्मारक पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से स्मारक के सौंदर्यीकरण और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की भी अपील की गई है। एक दलित समाज से महिला हैं, उनके द्वारा एक वीडियो हमें साझा किया गया था जिसमें बच्चों का रास्ता रोक दिया था स्कूल में जानना, जहां से वो स्कूल में जाते थे। उसी घटना को लेकर हम डीएम साहब से और एसपी साहब से मिले तो उसमें त्वरित कार्रवाई कराई। मैं वहां से यहाँ सितारगंज पहुंचा हूं। अभी हमारे साथी हैं भाई सत्येंद्र जी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं। यहाँ लोका गोटा में हम लोग खड़े हैं। अभी हम एक शहीद स्मारक पर होकर आए हैं। शहीद वृजानंद जी जो 2010 में 62वीं बटालियन में शहीद हुए थे। उनके स्मारक की हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि किस प्रकार के हालत जो है इस स्मारक की बनी पड़ी है। और मैं सितारगंज में खड़ा हूँ जहाँ से सरकार के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। उन्हें सोचना चाहिए और यहाँ आकर इस स्मारक को देखना चाहिए कि किस प्रकार की हालत इस स्मारक की है जो परिवार ने पाई जोड़कर अपने बेटे की याद में इसे बनाया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में मौसम की मिजाज में बदलाव कुछ और समय लग सकता है। आपको बता दें, मौसम निदेशक के अनुसार मैदानी क्षेत्रों खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा और घना हो सकता है। उन्होंने बताया कि महीने के तीसरे सप्ताह में मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में पाला पड़ने से ठंड और परेशानी बढ़ सकती है। खासकर ऊंचे इलाकों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को ठंड से ज्यादा राहत मिलने में समय लगेगा। मौसम निदेशक ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर वाहन चालकों को धुंध और कोहरे से सावधान रहने को कहा गया है। देखिए, अभी जो है बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर की चेतावनी जारी करी है आज अगले 24 घंटे और 48 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है ये कोहरा जो है हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और उसके अलावा नैनीताल के और पौड़ी के भी जो और चंपावत के जो मैदानी इलाके हैं वो भी इससे प्रभावित है। इसके अलावा जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पे पाला की रिपोर्ट आ रही है और हमने इसकी चेतावनी भी जारी करी थी और अगले 3 दिन के लिए फिर से इसकी चेतावनी भी जारी करी गई है। तो यही मुख्य जो है अभी मौसम से रिलेटेड जानकारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है और इस पर केंद्र सरकार की संस्तुति भी जल्द ही मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला पूरी पारदर्शिता और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है।
जिससे मामले में किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश न रहे। महेंद्र भट्ट ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अब जनता से जुड़े कोई वास्तविक मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि वो जनहित के मुद्दों से भटक चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जनता सब देख रही और समझ रही है। अभी सीबीआई की जांच किस रूप में होगी, इसकी संस्तुति भारत सरकार से आने वाली है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि कल तक जब सीबीआई जांच के लिए कल तक जब इन विषयों की चर्चा की कि सीबीआई जांच कराने तक सीमित थी, आज नए विषय उछाल कर और केवल माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि दिग्भ्रमित करने वालों से बचना पड़ेगा। ऐसी शक्तियाँ हैं, मैंने आरोप भी लगाया है, कुछ शक्तियों के दबाव में कुछ शक्तियाँ जो राज्य के माहौल को दूषित करना चाहते हैं, राज्य के माहौल को खराब करना चाहते हैं, ऐसी शक्तियाँ ही इस प्रकार के माहौल को बना रही है। और जब मुद्दे हट जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, तब राजनीतिक दलों पर अगर कुछ बचता नहीं है तो फिर दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब उत्तराखंड की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान तो किया, लेकिन अब तक न तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है और न ही टर्म्स ऑफ कंडीशन शेयर की गई है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की हर चाल को बेनकाब करने का काम कांग्रेस करेगी। आलोक शर्मा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह राहुल गांधी मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उसी तरह राज्य में कांग्रेस बीजेपी सरकार की पोल खोलेगी। भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम सारी लड़ाइयां लड़ेंगे। धामी सरकार की हर चाल को हम उजागर करेंगे। अभी भी वो जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों से तो कर ही रहे थे, जब वीआईपी का नाम की बात पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जानना चाहता है, तो धामी सरकार उसको क्यों छुपाना चाह रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। टर्म्स जो रेफरेंस की हैं कि क्या क्या रेफर होगा उसके अंदर जांच के दायरे में, गोंदियाल साहब ने जैसा बताया अध्यक्ष जी ने, उसको अभी तक भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार अभी भी इस पूरी जांच को गुमराह करना चाहती। हालत यह है कि चाहे वो हमारे ऊपर हो, मैं हूं, गोंदियाल साहब हैं, नामजद हैं हम दिल्ली हाई कोर्ट में केस में, हम वहां पर भी लड़ेंगे, न्यायालय की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे और हम सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे। कहीं पर भी हम पीछे नहीं हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड खुद पीड़ित का रिश्तेदार था। पीड़ित शराफत के सहारनपुर में करोड़ों की जमीन के सौदे और मिलने वाली बड़ी रकम की जानकारी आरोपी बुशरान राणा को थी, जो उसकी फुफेरी बहन का पति है। इसी लालच में बुशरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और वारदात वाली रात बदमाशों को घर दिखाकर खुद मौके से हट गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 91,950 रुपए, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू और 1 आला नकम बरामद किए गए हैं। घर के ही रिश्तेदारों ने ये साजिश रची थी। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।